नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ की परीक्षाओं के लिए जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसपे हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। ठीक, तो आज की क्लास हमारी रहने वाली हिस्ट्री की। हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री की, और एंशियंट हिस्ट्री में भी क्लास नंबर 10 है। इसके पहले 9 क्लासेस एंशियंट हिस्ट्री की हो चुकी है, सभी इंपॉर्टेंट है, जाके इसको जरूर देख लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राजवंश हैं, अभिलेख हैं, साक्ष्य हैं, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, साहित्य कला है, वो सभी कुछ पोर्शन कवर किया गया है एक एक वीडियो में। ठीक है, तो जहां जहां से प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ देख लेना है आपको प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 10 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? हर्ष ने, हर्ष मतलब हर्षवर्धन ने। और आपको पता है कि हम लोग गुप्त पढ़ रहे थे, गुप्त काल को समाप्त किया था। गुप्त काल में जितनी भी चीजें हैं वो हम लोगों ने देख ली थी, साहित्य पोर्शन, प्रमुख रचनाएं वगैरह कैसे क्या क्या है, सभी कुछ देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, हर्षवर्धन का जो पोर्शन है वो आता है गुप्तोत्तर काल में। किसमें? गुप्तोत्तर काल। ठीक है, गुप्तोत्तर काल कैसे, उदय कैसे होता है इसका? अगर कोई पूछे कि भाई साहब ये उदय कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है, गुप्तों के पतन के बाद, गुप्तों के पतन के बाद इसका उदय होता है। कैसे होता अभी देखेंगे। अब अगर पूछ ले कि बताओ गुप्तों का पतन कैसे हुआ, गुप्तों का पतन कैसे हुआ, तो कई कारण थे, जैसे कमजोर उत्तराधिकार। जो उत्तराधिकारी बाद में बने, देखो पहले स्टार्टिंग में तो काफी अच्छे अच्छे शासक थे, लेकिन जो उत्तराधिकारी बाद में बनते रहे वो कमजोर होते रहे। ठीक है, होड़ आक्रमण भी हुआ था लगातार स्कंदगुप्त के समय में, फिर लगातार होता रहा। इस वजह से सिक्कों पर भी काफी मिलावट हुई थी, सोने के सिक्कों पर भी, इस वजह से कमजोर हो गए। इंपॉर्टेंट है मालवा यशोवर्मन, यशोवर्मन का उदय इसके कारण भी हुआ था। और ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रमिक पतन किस राजवंश का माना जाता है, क्रमिक पतन, तो गुप्त काल का ही क्रमिक पतन माना जाता है, मतलब क्रम के अकॉर्डिंग पतन होता है गुप्त काल का। क्लियर है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब सिंपल सा ग्रुप, हर्ष ने ग्रहण की थी कौन सी उपाधि, तो उपाधियां हम लोग बहुत देखेंगे, तो ध्यान रख लेना है अभी इसमें कि परम माहेश्वर। परम माहेश्वर किसकी थी? हर्षवर्धन की उपाधि थी। बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है, याद रख लेना है। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग हर जगह से कर लेते होगे, लेकिन जो थ्योरिकल पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अक्सर नॉर्मली बुक में या घटना चक्र में नहीं मिलता है, वो मैं आपको कराने का प्रयास करता हूं, ताकि अगर वहां से प्रश्न बने। अब चूंकि ऐसा थोड़ी ना है कि पिछला उठा के ये प्रश्न रख देगा, नए नए प्रश्न बनेंगे ना, तो वो प्रश्न कहां से बनेंगे? यहीं से तो बनेंगे, जो एक्सप्लेनेशन जितना डिटेल में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझना है इसको। अब गुप्तों का पतन होता है तो इसका एक और कारण है, और कारण क्या है? क्षेत्रीय राजवंश का उदय। क्षेत्रीय राजवंश का उदय समझना है अच्छे से, हर्षवर्धन की भी पूरी कहानी आएगी आगे। क्षेत्रीय राजवंश का उदय मतलब क्षेत्रों में राजवंश का उदय हो गया गुप्तों के बाद। जैसे एक राजवंश था मालवा यशोवर्मन का उदय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लिख दिया। अब क्षेत्रीय राजवंश का उदय कैसे हुआ ये बताओ, कहां कहां पे कैसे कैसे राजवंश। तो ये आपको भारत का नक्शा दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, अब समझना है यहां पे कैसे कैसे यहां पर उदय हुआ। देखिए एक राजवंश आपको इधर दिख रहा है, ये मैं पॉइंट बना रहा हूं और अभी लिखेंगे। ठीक है, एक राजवंश इधर साइड है, अभी लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। एक राजवंश इधर साइड है, मतलब गुप्तों के पतन के बाद कहां कहां कौन कौन से राजवंश बने पहले, वो इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा इधर साइड चले जाएं हम लोग, एक थोड़ा सा नीचे आ जाएं, एक थोड़ा सा इधर आ जाए। ये राजवंश है, कौन कौन से राजवंश है देखो। ये क्या है आपका? ये है थानेश्वर,
क्या है भाई साहब, थानेश्वर। और थानेश्वर में किसका राजवंश है, आपको पता है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। वर्धन वंश देखना है अभी अच्छे से डिटेल में। वर्धन वंश ये क्या है भाई साहब, ये है कन्नौज, समझिएगा कन्नौज। अब कन्नौज पे किसका राजवंश है, तो यहां है मौखरी वंश। मौखरी वंश, क्लियर है। यहां पे क्या है, तो ये लोकेशन शायद असम वाले क्षेत्र की है ना, असम वाले क्षेत्र की है। और असम को क्या बोल देते हैं, कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। ठीक है, तो कभी कभी आपको एंशियंट हिस्ट्री में असम लिखा हुआ नहीं मिलता है, कामरूप आता है, और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है, तो कामरूप ही असम है, असम रूप ही, सॉरी असम ही कामरूप है। तो यहाँ पे है कौन, भास्कर, भास्कर वर्मन शासक मिलता है। अभी देखेंगे इसके बारे में भी डिटेल। उसके बाद इधर साइड आ जाए, इधर साइड ये, तो ये शायद मालवा वाला क्षेत्र है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये मालवा वाला क्षेत्र है। और मालवा में अभी हम लोगों ने लिखा है क्या, यशोवर्मन। यशोवर्मन एक यहाँ पे शासक मिलता है। एक यहां पे मिलता है हमको चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का एक ही प्रतापी शासक है, हर्षवर्धन को जिसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, और एक ये राजवंश मिलता है हमें, ये है बंगाल, बंगाल वाला क्षेत्र है। इसको थोड़ा सा बंगाल को ऊपर कर देना, ऐसे उड़ीसा दिख रहा है, ये इधर साइड लिख लो। ये क्या है, बंगाल। अब बंगाल में कौन है, तो शशांक। बंगाल में कौन शासक है, शशांक। और शशांक के बारे में ध्यान रखना है कि ये गौड़ वंश का है, शैव धर्म का अनुयायी है, गौड़ वंश का शासक है। क्लियर है, तो ये क्षेत्रीय राजवंश आपको पता होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है यहां से। अब समझिए यहां पे होता क्या है, गुप्तोत्तर काल में मेन हर्ष ही क्यों है। देखिए अभी आप स्टोरी समझो एक बार, ठीक है, स्टोरी समझना है अच्छे से। देखिए वर्धन वंश, वर्धन वंश कौन सा वंश, वर्धन वंश, जो कि ये थानेश्वर है, वर्धन वंश समझना है। वर्धन वंश के जो संस्थापक है वो है पुष्यभूति वंश, सॉरी पुष्यभूति। कौन है, पुष्यभूति। ठीक है, इसी वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि संस्थापक पुष्यभूति है। क्लियर है। और इसी पुष्यभूति या वर्धन वंश का जो प्रतापी शासक है, एक तो शासक कौन है, संस्थापक कौन है, पुष्यभूति, और एक प्रतापी शासक है, प्रतापी शासक वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, कुछ भी अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल आप समझना, केवल ये स्टोरी है। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन की शादी होती है यशोमती, क्या नाम मिलता है, यशोमती। अब इनको पुत्र और पुत्री होते हैं, तो एक पुत्र होता है जो बड़ा होता है, इसका नाम मिलता है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। ठीक है, दूसरा पुत्र होता है जो कि छोटा होता है, इसका नाम होता है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और तीसरी एक इसकी पुत्री होती है, उसका नाम होता है राज्यश्री, क्या नाम होता है, राज्यश्री। ठीक, इतनी बात समझिए। अब ये वर्धन वंश है। एक मैंने आपको बताया क्या, मौखरी वंश, ये आप देख रहे हो कन्नौज में मौखरी वंश, तो यहां पे आ जाता है एक मौखरी वंश। मौखरी वंश, मौखरी वंश का एक बार पूछा गया है कि इसका उल्लेख कहां मिलता है, तो इसका उल्लेख है हरहा अभिलेख में, हरहा अभिलेख। ठीक है, तो पूछेगा कि मौखरी वंश का उल्लेख किस अभिलेख में है, हरहा अभिलेख में। हरहा अभिलेख कहाँ का है, तो ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए मौखरी वंश का जो संस्थापक है, मौखरी वंश का जो संस्थापक है वो है हरिवर्मा, हरिवर्मा। ठीक है, और फिर इसका जो एक संस्थापक है जो कि अंतिम है वो है ग्रहवर्मा, संस्थापक नहीं शासक है ग्रहवर्मा। ठीक है, होता ये है कि जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री है राजश्री, राजश्री का विवाह हो जाता है ग्रहवर्मा के साथ।
समझिएगा, विवाह हो जाता है ग्रहवर्मा के साथ। तो हर्षवर्धन के जीजा कौन हुए? ग्रहवर्मा। राजवर्धन के जीजा कौन हुए? ग्रहवर्मा। राजश्री के पति ग्रहवर्मा। क्लियर है? इतनी बात समझ गए? और ये मौखरी वंश है कहाँ? तो ये कन्नौज में। कहाँ है भाई साहब? कन्नौज में। ठीक है। और ये वर्धन वंश थानेश्वर में। थानेश्वर में। अब होता ये है, अब होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक शासक है, मैंने आपको सब बता दिया है। यहाँ पे एक शासक है बंगाल। अब बंगाल का शासक है शशांक। शशांक। और यहाँ पे एक शासक है मालवा। समझिएगा, मैं लोकेशन बता रहा हूं, मालवा। अब मालवा में शासक है यशोवर्मन। यशोवर्मन। ठीक, यशोवर्मन। देखिए यशोवर्मन है, और यशोवर्मन के बाद एक शासक आता है यहाँ पे देवगुप्त। यशोवर्मन के बाद देवगुप्त। यशोवर्मन तो संस्थापक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देवगुप्त लिखिए, यशोवर्मन नहीं, समझाने के लिए केवल लिखा था क्या? देवगुप्त। कहाँ का है? मालवा का है। और ये शशांक कहाँ का है? बंगाल का है, ठीक है। अब इन दोनों की दोस्ती थी, और इन दोनों को चाहिए था कन्नौज। समझिएगा, इन दोनों को चाहिए था कन्नौज, कि भाई साहब हमको चाहिए कन्नौज, कन्नौज पे शासन करना है। इन दोनों ने क्या किया? ये दोनों मिल गए। ये दोनों क्या हुए? मिल गए। अब मिल गए तो इन्होंने आक्रमण कर दिया हरिवर्मा के पास। इन्होंने हरिवर्मा के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था कन्नौज। अब कन्नौज का शासक कौन था? हरिवर्मा ही तो था। तो इन्होंने क्या किया कि हरिवर्मा के पास क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया है। किसने किसने? शशांक ने और देवगुप्त ने। अब जब आक्रमण कर दिया तो हरिवर्मा को क्या हुआ? मार दिया इन लोगों ने। समझिएगा, मार दिया। मार दिया। क्षमा चाहते हैं, हरिवर्मा नहीं, ग्रहवर्मा। समझिए, इन दोनों क्या किया? इनको चाहिए कन्नौज, कन्नौज चाहिए, तो इन्होंने ग्रहवर्मा को पराजित किया, कायदे से मार दिया। ठीक है। अब राजश्री की शादी इसके साथ हो चुकी है। राजश्री की शादी इसके साथ हो चुकी है, तो राजश्री इसकी पत्नी है। और इन दोनों जब ग्रहवर्मा को मार दिया और राजश्री को क्या कर दिया है? राजश्री को कर दिया है किडनैप। समझिएगा, यहां पे राजश्री को कर लिया है किडनैप। ये केवल स्टोरी समझ लो, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देवगुप्त जो कि मालवा का है, शशांक जो कि बंगाल का है, इन दोनों को चाहिए था कन्नौज। कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मा, और ग्रहवर्मा की पत्नी है राजश्री। इन दोनों ने कन्नौज पर आक्रमण किया है, ग्रहवर्मा को मार दिया, उसकी पत्नी राजश्री को कर लिया किडनैप। ठीक। अब ये बात पता चली किसको? ये बात किसको पता चली? ये बात पता चली राज्यवर्धन को, क्योंकि बड़ा शासक तो यही है और थानेश्वर में है। तो राज्यवर्धन को पता चली कि हमारे जीजा को मार दिया और बहन को किडनैप कर लिया। जी आया तलवार लेके। जी आता है तलवार लेके, और तलवार लेके आता है तो इसने क्या किया? सबसे पहले देवगुप्त को क्या किया है? मार दिया। देवगुप्त को मार दिया। समझना, देवगुप्त को मार दिया। किसने? राज्यवर्धन ने। बदला लिया, जाहिर सी बात है। और शशांक को नहीं मार पाया। शशांक ने क्या किया? शशांक ने उल्टा इसको मार दिया। शशांक ने क्या किया है? इसने देखा कि ये तो आक्रमण कर दिया और देवगुप्त को मार दिया, मेरे दोस्त को, और इसने क्या किया है कि राजवर्धन को ही मार दिया। किसने? शशांक ने। शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। क्यों? क्योंकि राजवर्धन ने देवगुप्त को मारा था, तो उसका बदला शशांक ने लिया। शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। ठीक है। अब बचा कौन? बचा है यहाँ पे केवल और केवल शशांक, और इसके पास उसकी बहन किडनैप है। ठीक। यहाँ पे राजवर्धन पराजित खत्म हो गया है, देवगुप्त खत्म हो गया है, ग्रहवर्मा खत्म हो गया है। बचे कौन है? शशांक। अब ये बात पता लगती है हर्षवर्धन को। ये बात पता लगती है हर्षवर्धन को कि क्या बात पता लगती है? कि हमारे जीजा को भी मार दिया है, हमारी बहन को किडनैप कर लिया है, और हमारे भाई को भी मार दिया राजवर्धन को। ये हर्षवर्धन आता है गुस्से में और शशांक को मार देता है। शशांक को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। अभी सारी चीजें लिख देंगे, केवल इतना याद रखो कि हर्षवर्धन क्या करता है कि अपने भाई का बदला लेता है राजवर्धन, और अपनी बहन का बदला लेता है जो कि किडनैप हो चुकी है, और अपने जीजा का बदला लेता है जो कि ग्रहवर्मा, ये भी मर चुका है। हर्षवर्धन ने शशांक को भी मार दिया। ठीक। अब इसकी बहन है, इसकी बहन क्या होती है कि देखो, इसको पता लगा कि ग्रहवर्मा भी मर चुका है, राजवर्धन भी मर चुका, मतलब मेरे भाई और पत्नी मर चुके हैं। तो ये राजश्री जैसे तैसे छूट के ये चली जाती है विंध्य के जंगलों में, विंध्यक्रम की श्रेणियों में ये भाग जाती है। विंध्यक्रम की श्रेणियों में क्या होती है? भाग जाती है। ठीक है, भाग गई। अब हर्षवर्धन आया, हर्षवर्धन ने इसको शशांक को मार दिया है। ठीक है। अब बचा कौन है? मेन हर्षवर्धन बचा हुआ है।
ठीक है। अब अगर पूछेगा कि बताओ हर्षवर्धन को कैसे पता लगा कि उसकी बहन भाग गई, तो ये भंडी नामक एक व्यक्ति है, भंडी, उससे पता लगता है। पूछेगा कि बताओ कैसे पता लगा हर्षवर्धन को कि उसका भाई राजवर्धन मर चुका है, तो कुंतल से पता लगता है। ठीक है। हर्षवर्धन किसकी सहायता से अपनी बहन को ढूंढता है? विंध्यन क्रम के जंगलों से अपनी बहन को किसकी सहायता से ढूंढता है? तो एक बौद्ध भिक्षुक है दिवाकर मित्र, उसकी सहायता से ढूंढता है। ठीक, तो बस इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। और फिर जब अपनी बहन को ढूंढ लेता है, वापस लाता है। अब शशांक मर चुके हैं, देवगुप्त मर चुका है, ग्रहवर्मा इसके जीजा जी भी खत्म हो चुके हैं, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन भी खत्म हो चुके हैं। अब ये क्या करता है कि इसकी बहन है कन्नौज। ठीक है। अब ये क्या करता है कि अपने पूरा जो गृहस्थी है ये पूरा कन्नौज में ले आता है और कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना देता है। ठीक है। थानेश्वर को छोड़ता नहीं है, बस थानेश्वर से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर देता है कन्नौज में, और कन्नौज का शासक बन जाता है। बस इतनी सी स्टोरी है, इसी स्टोरी को याद करना है, और जो आगे आगे फैक्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो अब इसको मैंने आपको स्टोरी बता दी है, अब मैं चीजें एक डायग्राम के माध्यम से लिख देता हूं। ठीक है, समझिए कैसे लिखेंगे। वर्धन वंश, वर्धन वंश में कौन है? एक राजवर्धन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। ये प्लस ये माइनस, क्यों? क्योंकि ये मेल है तो प्लस, फीमेल माइनस। ठीक है। इधर इधर कौन है? इधर है भैया मौखरी वंश। अब सारी मैं चीजें बता चुका हूं, मौखरी वंश का उल्लेख किसमें है, कहां कहां है। ये कहां का है? कन्नौज का है। यहां पे संस्थापक नहीं लिखेंगे, सीधे हम लिखेंगे क्या? ग्रहवर्मा, सॉरी हरिवर्मा। हरिवर्मा संस्थापक है ना, या संस्थापक ना लिखो, डायरेक्टली ग्रहवर्मा ही लिख लो, ग्रहवर्मा। ठीक है। राजश्री का इसके साथ विवाह होता है। क्या होता है? विवाह। ठीक। अब यहां पे लिखते हैं शशांक जो कि बंगाल का शासक है, देवगुप्त जो कि मालवा का शासक, ये दोनों कन्नौज पर आक्रमण करते हैं, कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण से क्या होता है? ग्रहवर्मा पराजित या मर जाता है, मार देते हैं। और ग्रहवर्मा की पत्नी कौन है? राजश्री। राजश्री का अपहरण कर लेते हैं, अपहरण। ठीक। राज्यवर्धन जो कि राजश्री का बड़ा भाई है, राज्यवर्धन देवगुप्त को मारता है, देवगुप्त को मारता है। ठीक है। उसके बाद शशांक बदला लेता है, शशांक राजवर्धन को मारता है, राजवर्धन को मारता है। ठीक है। अब राजवर्धन को मार दिया, बात किसको पता लगी? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को पता लगी। तो हर्षवर्धन ने क्या किया है? शशांक को मार दिया, शशांक को मार दिया। ठीक है। तो बस ये आपको पता लगना है कि कौन किसको मारा, स्टोरी बेस से मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को भाई की मृत्यु, कौन भाई? राजवर्धन। अब बहन के विंध्य में भागने, ये दोनों जानकारी कैसे मिलती, किससे मिलती है? ये भी प्रश्न आ चुका है अच्छे अच्छे लेवल में। ठीक है। तो भाई मर गया है, इसकी जानकारी कुंतल से मिलती है, अब बहन भाग गई है, इसकी जानकारी भंडी से मिलती है, भंडी। अब बहन भाग गई है तो बहन को, राजश्री को बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक कौन है? दिवाकर मित्र, दिवाकर मित्र की सहायता से ढूंढता है, सहायता से खोजता है।
और वापस ले आता है। ठीक, तो भैया ये तो बात हो गई केवल स्टोरी वाली, ये बात केवल केवल स्टोरी वाली है। अब कुछ फैक्ट लिखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, फैक्टों के बाद हम लोग प्रश्नों में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो हर जगह मिल जाएंगे, फैक्ट आपको बुक से काफी खोजना पड़ेगा तब मिलेंगे। अब मैं यहां पे आपको डायरेक्टली फैक्ट बता रहा हूं। अब जैसे मैंने बताया कि वर्धन वंश, वर्धन वंश या इसी को हम कह सकते हैं पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, ठीक है। इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है, जानकारी के स्रोत, तो भाई साहब एक जानकारी के स्रोत जो मुझे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं साहित्य, साहित्य पोर्शन। कैसा साहित्य पोर्शन, एक रचनाकार है जिनका नाम है बाणभट्ट। कौन है रचनाकार, बाणभट्ट। इन बाणभट्ट की दो रचनाएं हैं, इन बाणभट्ट की दो रचनाएं हैं। एक रचना का नाम है हर्षचरित और एक रचना का नाम है कादंबरी, कादंबरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्ष के दरबारी हैं कौन, बाणभट्ट, बाणभट्ट की रचना है, एक है हर्षचरित और एक है कादंबरी, ठीक। समझिएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, हर्षचरित में कुल 8 अंक हैं। कितने अंक हैं, 8 अंक हैं। इन 8 अंकों में 1 से 3 अंक, अंक का मतलब ऐसा समझो कि अध्याय, तो 1 से 3 अध्याय। जैसे रास तरंगणी में कितने तरंग हैं, तरंग हैं 8 तरंग हैं, वैसे बाणभट्ट में, बाणभट्ट के हर्षचरित में कितने अंक हैं, तो 8 अंक हैं। 1 से 3 अंक में बाणभट्ट ने स्वयं की जानकारी दी है, स्वयं की जानकारी दी, ठीक है। और बचे कितने, 4 से 8 अंक, 4 से 8 अंक में हर्षवर्धन की जानकारी का उल्लेख है, ठीक। अब समझिए और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आता है। क्या नाम है चीनी यात्री का, चीनी यात्री का नाम है हेंग सांग। 629 से लेकर 645 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। और याद रखना है कि जितने चीनी यात्री आए हैं लगभग लगभग जो इंपॉर्टेंट है उनके क्रम पूछा जाता है कि इनका क्रम लगाइए कब कब आए, या इनका डेट पूछी जाती है। अभी आपका 21 वाले पेपर में डेट आई थी, ठीक है, तो इस वजह से डेट भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं केवल आपको फैक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ना होगा तो आप आराम से बुक से पढ़िए, लेकिन केवल मैं आपको फैक्ट करा रहा हूँ जो आपको जल्दी नहीं मिलते। हेंगसांग, देखिए हेंगसांग के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए हेंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गया था, नालंदा विहार में बौद्ध शिक्षा, कौन सी शिक्षा, बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया। करने के समय नालंदा विहार का जो क्या कहते हैं कुलपति, कुलपति, कुलपति कौन था, शीलभद्र, कौन था, शीलभद्र, ठीक है। हेंगसांग की रचना क्या है, सी यू की, सी यू की। इसी सी यू की में हर्ष का उल्लेख, समझिएगा, हर्ष का उल्लेख शिलादित्य के नाम से है। आपसे पूछा जाता है कि शिलादित्य किसे कहा जाता था, तो हर्षवर्धन को कहा जाता था। क्यों, क्योंकि हेंगसांग जब आता है तो उसने सियोकी लिखी, और सियोकी में कहीं भी हर्ष नाम नहीं मिलता है, क्या मिलता है, शिलादित्य मिलता है, ठीक है। तो हेंगसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है, या ऐसे डायरेक्टली आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य की उपाधि दी गई है, शिलादित्य, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हम लिख सकते हैं एक पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट, कि हेंगसांग को ही भारत का हेंगसांग को ही भारत का शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार,
यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो भारत का शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? हिंगसांग को कहते हैं। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बचे हुए हैं। जैसे जैसे है कि हर्ष के 3 नाटक बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार आ चुके हैं कि 3 नाटक कौन से हैं या इनमें से कौन सा नाटक हर्ष का नहीं है। ठीक है, 3 नाटक हैं, कौन कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये किसके नाटक हैं? हर्ष के, मतलब हर्ष ने ही इसकी रचना की है। ठीक है, हर्ष के ही कुछ ताम्रपत्राभिलेख मिलते हैं। ताम्रपत्राभिलेख, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। ताम्रपत्राभिलेख 2 प्रमुख हैं, एक है आपका वंशखेड़ा, समझिएगा, वंशखेड़ा, और एक नाम मिल रहा है मधुबनी। वंशखेड़ा, मधुबनी, ये दोनों यूपी के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों यूपी के हैं, ताम्रपत्राभिलेख वंशखेड़ा मधुबनी हर्षवर्धन के हैं। आपसे पूछेगा ये बताओ कि हर्ष के किस ताम्रपत्राभिलेख में उसके हस्ताक्षर मिलते हैं? तो वंशखेड़ा, वंशखेड़ा में क्या है? हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं, हस्ताक्षर मिलते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज यहां लिख सकते हैं, क्या कि सोनीपत, सोनीपत कहां पे है? सोनीपत हरियाणा में है। सोनीपत, पानीपत, ये सब कहाँ है? हरियाणा में है। तो सोनीपत हरियाणा से क्या मिलता है? एक मोहर मिली है, मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर में क्या होता है? देखो, मोहर मतलब ऐसे सिक्का टाइप का, समझिएगा। मोहर मतलब क्या है कि एक ऐसे सिक्का टाइप का है। जी, ठीक है। अब इस मोहर में क्या है कि एक तरफ हर्ष का अंकन है और दूसरी तरफ शिव का अंकन है, शिव का अंकन। आप समझिएगा, अब शिव का अंकन है तो इससे पता लगता है कि हर्षवर्धन क्या था? कि शैव धर्म का अनुयायी भी था। मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, शैव धर्म का अनुयायी था। जैसे गुप्त वंश में आपने पढ़ा होगा कि कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर मयूर का अंकन मिलता है, तो मयूर के अंकन से क्या पता लगता है? वो भी शैव धर्म का अनुयायी था। बाकी जितने गुप्त वंश के शासक है सभी के सिक्कों पर गरुड़ का अंकन है। क्यों? उनका गरुड़ चिन्ह है, वैष्णव धर्म के अनुयायी है। लेकिन मयूर का अंकन मिलता है, शिव का अंकन मिलता है, तो इससे पता लगता है कि शैव धर्म के अनुयायी है। तो हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। हेंग सांग से मिलने के बाद, अब चूंकि हेंग सांग बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध धर्म का काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया अपने साथ, 6000 बौद्ध ग्रंथ अपने साथ ले गया था। तो हर्षवर्धन हेंग सांग के मिलने के बाद पूरी तरीके से बौद्ध हो गया था। ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे? एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, समझिए इसका अभिलेख है। ये क्या है देखते हैं। तो ये इसके जो रचयिता हैं, रचना रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति। भाषा क्या है? संस्कृत। भाषा क्या है? संस्कृत। जानकारी क्या मिलती है? हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय, जो कि मैंने चार्ट भारत का नक्शा बताया था, तो उसमें चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, तो युद्ध की जानकारी मिलती है। और इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित होता है। हर्षवर्धन क्या होता है? हार जाता है, पराजित होता है। तो हर्षवर्धन पराजित हो गया और चालुक्य नीचे है, बीजापुर वाले क्षेत्र में है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। तो इसने नर्मदा नदी को हर्षवर्धन पार करना चाहता था, इसने पार नहीं करने दिया। तो कुल मिला के हर्ष का अगर साम्राज्य देखा जाए, हर्ष का साम्राज्य
तो उत्तर में अगर देखेंगे ऊपर, कश्मीर छोड़कर पूरा, समझिएगा, कश्मीर छोड़कर पूरा। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल नहीं था तो कश्मीर शामिल नहीं था, ठीक है। और अशोक के साम्राज्य में भी कश्मीर शामिल नहीं था, मैंने बताया था, ठीक है। पश्चिम में अगर देखा जाए तो ये आपका मिलता है वल्लभी। वल्लभी कहाँ? गुजरात में, समझिएगा। दक्षिण में अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी, एक बॉर्डर लाइन है इसकी। और पूर्वी में देखा जाए तो उड़ीसा या उड़ीसा, ठीक है। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इसका विस्तार है, ठीक। कुछ फैक्ट और लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिख लेंगे? हर्ष ने जैसे लिखते हैं, हर्ष ने कन्नौज में धर्म सभा बुलाई। धर्म सभा, हर्ष ने कन्नौज में धर्म सभा, क्या धर्म सभा का आयोजन करवाया, आयोजन किया। इस धर्म सभा की अध्यक्षता, कन्नौज में धर्म सभा थी, उसकी अध्यक्षता किसने की है? उसकी अध्यक्षता की है हेंगसांग ने। ये इंपॉर्टेंट है, आज से बहुत बार पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज में धर्म सभा, या हर्षवर्धन के समकालीन, हर्षवर्धन के साम्राज्य में कन्नौज में होने वाली धर्म सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो हेंगसांग ने की है। महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद या महामोक्ष सम्मेलन, ऐसे लिखो, परिषद मत लिखो यार। महामोक्ष सम्मेलन कहाँ बुलाया है? तो प्रयागराज में। ऐसा कहा जाता है, या ऐसा बिल्कुल सत्य है, कि जो कुंभ मेला है वो भी तो एक महामोक्ष सम्मेलन ही है। तो उसकी शुरुआत ही अशोक ने, सॉरी, हर्षवर्धन ने की थी, ठीक। उसके बाद हर्ष को पंच भारत का स्वामी कहा जाता है। हर्ष को पंच भारत का स्वामी, पंच भारत का क्या कहा जाता है? स्वामी। अब हर्ष के समय में पंच भारत का मतलब क्या है? 5 क्षेत्र आते हैं पंच भारत में, 1 2 3 4 5। सिंपल सा पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समय में पंच भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, या कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो सीधे सीधे चलो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। भाई उड़ीसा तो शासन ही है, बंगाल बिहार उड़ीसा। इधर आ जाओ, थानेश्वर, सॉरी थानेश्वर नहीं, कन्नौज। भाई कन्नौज राजधानी बनाई है तो कन्नौज तो होगी। और इधर आ जाओ, पंजाब। तो ध्यान रखना है कि आपसे एग्जैक्टली पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के समकालीन या हर्षवर्धन के समय में पंच भारत में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ेगा थानेश्वर, और आप टिक करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज की, तो थानेश्वर तो होगा ही, गलत। पंच भारत में थानेश्वर नहीं है। क्या है? बंगाल बिहार उड़ीसा कन्नौज पंजाब। ध्यान रखना है, बंगाल बिहार उड़ीसा कन्नौज पंजाब, क्लियर है, पंच भारत में। अब बाकी आपका धर्म सभा और महामोक्ष सम्मेलन प्रयागराज में, और धर्म सभा कन्नौज में। धर्म सभा जो कन्नौज में होती है उसकी अध्यक्षता हेंगसांग करता है, ठीक है। महामोक्ष सम्मेलन जो प्रयागराज में वो स्वयं करता है, दानवीर है तो वहीं दान भी करता है, स्वयं भी करता है, ठीक है। कुछ पॉइंट और लिख लें कि हर्ष के समय शिक्षा के केंद्र, हर्ष के समय शिक्षा के केंद्र कौन है? हर्ष के समय जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं वो कौन है? तो कुछ नाम हैं, इनको देखते हैं। तो हर्ष के समय जहां पे शिक्षा अच्छे मात्रा में होती थी वो है आपका, एक तो नालंदा है, एक है काशी, एक है वल्लभी, एक है उज्जैनी। वल्लभी विश्वविद्यालय है। क्या है वल्लभी? वल्लभी एक विश्वविद्यालय है कहां पर? गुजरात में है। इसकी स्थापना किसने की है? तो पाल नरेश, पाल वंश का एक शासक है धर्मपाल। किसने की है? धर्मपाल ने, क्लियर है।
और ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए, इसको बढ़ाने के लिए 80 गांव दान दिए थे, ये आपसे स्टेटमेंट में कई बार आ चुका है प्रश्न। 80 गांव दान दिए थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। लेकिन इसके देखरेख के लिए, जीर्णोद्धार के लिए 80 गांव दान दिए थे किसने? हर्षवर्धन ने, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे उस समय। और एक लास्ट पॉइंट यहीं पर लिख देंगे कि हर्षवर्धन को हिंदू काल का अकबर कहा जाता है, कहा गया है, ठीक है। बस इसके बाद जो कुछ प्रमुख चीजें हैं, जैसे रचनाएं करवा दी थी। रचनाएं क्या है? दंडी की रचना है, बाणभट्ट की रचना है, ये यहां भी करवाई है और पिछले वाली वीडियो में भी मैंने करवा दी थी, ठीक। तो जो मुझे लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आपको ऐसे ही बुक में नहीं मिल जाते हैं, तो वो मैंने करवा दी हैं। और कुछ चीजें ऐसे भी करवा दी जो बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है? अभी बताया है, वंशखेड़ा मधुबनी 2 ताम्रपत्र अभिलेख हैं, दोनों ऑप्शन में है, लेकिन उसके हस्ताक्षर से युक्त है, सिग्नेचर मिलते हैं, तो वंशखेड़ा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, एक है महामोक्ष परिषद और एक है धर्मसभा। महामोक्ष सम्मेलन, परिषद बार बार आ जाता है, महामोक्ष परिषद और धर्मसभा। धर्मसभा कन्नौज में और महामोक्ष परिषद प्रयागराज में। कन्नौज, प्रयागराज, ऑप्शन इज द राइट। अब देखिए यहाँ पे दिक्कतें हैं, प्रयाग थानेश्वर में भी कई लोगों को डाउट हो सकता है, जबकि ये बी वाला गलत है, ध्यान रखना है, कन्नौज और प्रयागराज। नेक्स्ट, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो कालिदास, तो मैंने आपको पूरा 7 रचनाएं इनकी करवाई थी कालिदास की, याद होगा आपको, हटा दो। कलहड़, राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है, और ये जो है भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, और ये मौर्य वंश के काल का है, हटा दो। हरिसेन, समुद्रगुप्त का दरबारी का वही हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति की रचना करता है, हटा दो। ऑप्शन डी इज द राइट, इनमें से कोई नहीं। सूचनाएं मिलती हैं बाणभट्ट की रचना, बाणभट्ट की रचना है, एक है हर्षचरित और एक है कादंबरी, ठीक है। यही 2 रचनाएं हैं जो कि प्रमुख हर्षवर्धन के काल में है, ठीक। बाकी एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख मैंने बताया था, बाकी एक मोहर है जो कि सोनीपत हरियाणा से प्राप्त होती है, और बाकी 2 ताम्रपत्र अभिलेख है, वंशखेड़ा और मधुबनी, बस। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? बताइए। पुलकेशिन द्वितीय। देखिए यहाँ प्रथम भी लिखा हुआ आया है, जबकि गलत है, पुलकेशिन द्वितीय। कैसे पता लगा? एहोल अभिलेख पढ़ा, इस वजह से पता लगा, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख के बारे में जितनी चीजें यहाँ बताई हैं वो याद करना है, इसके बारे में और डिटेल जब हम लोग पुलकेशिन द्वितीय मतलब चालुक्य वंश पढ़ेंगे उसे बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, हर्ष के पाए जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे एग्जामों में आ भी चुका है और आ सकता है। तो हर्ष के सिक्कों पर, ये सिक्के या मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत, सोनीपत HR हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। सिक्कों पर एक तरफ हर्ष का अंकन है और एक तरफ शिव का अंकन है, तो शिव पार्वती, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन होगी, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या है? थानेश्वर है कि कन्नौज है? हम क्या करें? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे? राजश्री अपनी बहन राजवर्धन अपनी बहन राजश्री को बचाने के लिए जाता है, तो राजवर्धन मर जाता है, उसकी बहन भाग जाती है, ठीक है। हर्षवर्धन को जैसी जानकारी मिलती है तो वो क्या शासन करने के लिए जाएगा? नहीं भाई, वो सीधे थानेश्वर गया, वहां से इंक्वायरी इकट्ठा की, शशांक को मारा, अपनी बहन को वापस लाया, और बहन को वापस लाने के बाद सबने कहा कि भाई साहब यहीं का शासक बन जाओ। कन्नौज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थानेश्वर कहाँ गया था? कन्नौज गया था ना थानेश्वर ने, कन्नौज।
कन्नौज जाता है, कन्नौज बहन की इंफॉर्मेशन लेता है अपने ससुराल में, वो सीधे शशांक को मारता है, अपनी बहन को ढूंढता है दिवाकर मित्र की सहायता से, वापस आता है कन्नौज, और उसकी बहन, सभी लोग बोलते हैं कि भाई साहब कन्नौज के शासक बन जाओ। थानेश्वर भी रखो, थानेश्वर को ऐसा नहीं गैप कर दो, लेकिन कन्नौज को अपनी राजधानी बनाओ, तो यहां से फिर कन्नौज आ जाता है। मतलब थानेश्वर में उसने शासन किया ही नहीं है। कहाँ किया? कन्नौज, राजधानी बदलने के बाद 606 में। ठीक है, तो 606 ईस्वी में क्या किया है, अपनी राजधानी बदली है। और 606 में ही कभी कभार अगर पूछ ले कि 606 में जैसी राजधानी बदली तो राज्याभिषेक करवाया, तो हर्ष संवत कब चलता है? तो 606 ईस्वी में चलता है। पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन फिर भी याद रखो कि हर्ष संवत कब से? 606 ईस्वी से। तो थानेश्वर कन्नौज ऑप्शन इज द राइट। राजधानी क्या थी? कन्नौज। नेक्स्ट, मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जलायन का उल्लेख मिलता है? तो जलायन गलत लिखा हुआ है यार, जलायन नहीं होता है, यहां पे लिखो जलयान। जलायन क्या होता है? जलायन कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। जलयान का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, ये देखो मैंने क्या करवाया है, मैंने करवाया है कि मौखरी वंश का जो उल्लेख है, मौखरी वंश में आपका हरहा अभिलेख है, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, मैंने आपको नहीं बताया, मेरी गलती है। अभी आप ध्यान कर लो कि उसमें जलयान का जो उल्लेख है वो मिलता है असीरगढ़ मुद्रा में, असीरगढ़ मुद्रा अभिलेख। ठीक है, नया प्रश्न आया है 2018 में ही, तो ध्यान रखना है कि मौखरी शासकों में कौन सा अभिलेख है जिसमें जलयान का उल्लेख है, तो असीरगढ़ में, ऑप्शन इज द राइट। लेकिन अगर पूछेगा कि मौखरी वंश का उल्लेख किसमें है, तब आप हरहा अभिलेख करोगे, जो कि बाराबंकी यूपी का है। क्लियर? नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। सिंपल क्वेश्चन है, आरओ में ये देखो आया हुआ है ना। पालवंश के शासक, पालवंश का एक प्रतापी शासक है धर्मपाल, उसने स्थापना की है। क्लियर है? नेक्स्ट, देखिए एक जगह गलती हो गई है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन जैसी दिखा वैसे ही पता लगा। देखिए, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी, पाल नरेश के शासक गोपाल ने। ठीक है, गुजरात में। ये जो वल्लभी है ये आपका गुजरात में है, लेकिन इसकी स्थापना धर्मपाल ने नहीं की है, इसकी स्थापना की है मैत्रेय वंश का एक शासक है भट्टार्क। क्या नाम मिलता है? भट्टार्क, इसने स्थापना की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दूर कर लेना है, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाती है। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना भट्टार्क ने की है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की है। ठीक है, शायद पीछे भी एक बार गलती हो गई, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ देखिए, वल्लभी विक्रमशिला होता अगर, तो यहां पाल नरेश धर्मपाल कर देते। वल्लभी की जो स्थापना की है, स्थापना भट्टार्क। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। ठीक, जब बहुत चीजें बतानी रहती हूँ। ठीक, तो आप लोग खुद ही बता देते हो कौन सा गलत है। खैर, तो ये विक्रमशिला गोपाल, पालवंश के शासक गोपाल। पालवंश, देखिए इसमें पालवंश के बारे में एक पॉइंट आया है, विक्रमशिला। चालुक्य वंश के बारे में भी आया है, तो इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे काफी विस्तार से। आगे देखें अगले प्रश्न में। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न होते हैं समाप्त। अब आज हम लोगों ने क्या देखा? हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल्ड में हम लोगों ने चीजें देखी है हर्षवर्धन के बारे में या गुप्तोत्तर काल के बारे में। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो भी घटना चक्र के अलावा या आपको नॉर्मली बुक में नहीं मिलती है कुछ चीजें, वो मैं आपको यहां पे करवा देता हूं। ठीक है, और जैसे आज एक गलती हो गई वल्लभी भट्टार्क है ना विक्रमशिला वाले में,
आगे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक। और बाकी अगर कहीं भी कुछ भी गलती होती है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दिया करो, मैं उसको ठीक कर देता हूँ बाकी, ठीक है। चलिए, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।